तो व्हाट इज द राइट टाइम? क्योंकि 10 साल बाद भी 15 साल बाद भी, और निकाले तो कैसे निकाले? क्या वन गो निकाले, क्या पार्ट में निकाले, क्या SWP करके निकाले, वो समझाइए आप मुझे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आज तक सर मेरे को किसी ने पूछा नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी पॉडकास्ट किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो घुस गया, अब इसको बाहर कैसे निकाले? सर बहुत सिंपल आंसर है इसका, और यहाँ से शुरुआत होती है कि आपका गोल क्या था। ठीक है। आपने कहा संजय जी 5 साल बाद मुझे मर्सिडीज खरीदनी है। मर्सिडीज आती है 1 करोड़ रुपए की, मुझे 1 करोड़ के लिए 30 लाख रुपए की डाउन पेमेंट चाहिए, बाकी मैं उधार से करूंगा। ठीक है। अब आपने उसके हिसाब से एक फंड तय किया। 5 साल बाद ये 30 लाख बना 28 बन गया, 32 बन गया, मार्केट ने थोड़ा प्लस माइनस कर दिया। इतना कोई आप अपन सब भगवान नहीं है कि एकदम प्रिसाइज बता पाए। 5 साल की जगह 4.5 साल में हो गया, 5 साल की जगह 5.5 साल में हो गया, वो मार्केट का प्ले है। अब सर आपका गोल था तो आप इसको पूरा विड्रॉ कर लो। अच्छा, गोल था ना आपका, आपको गाड़ी लेनी थी, आप खरीदो। यही हो गया कि पर्पस डिफाइन पहले करो। पर्पस के साथ आपका टेनियर आ जाएगा कि भाई करना क्या है। मुझे 30 साल के ऊपर मर्सिडीज चाहिए, आज मैं 22 साल का हूं, मेरे पास 8 साल का टेनियर है, 8 साल के लिए मैं इतना पैसा लगाऊंगा, उस टाइम पे इतनी वैल्यू होगी, जिस दिन हो जाए उस दिन निकाल लो, बस खत्म हो गया। अब यहाँ भारतीय लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, यहाँ वो आएंगे बोलेंगे वाह यार 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, बढ़िया है, जरा 2 साल और SIP चलाते हैं। वो मर्सिडीज के अभी E-क्लास नहीं, अब GLE लेंगे बड़ी वाली। तो जी उन्होंने फिर से 2 साल, अब 2 साल मार्केट क्रैश कर गई। तो तुमने तो फैक्टर ही नहीं किया था ना वो सारी चीजों को। तो जब गोल अचीव हो जाए, स्टेप नंबर 1, जब गोल अचीव हो जाए पैसा बाहर निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि फुल निकालू कि पार्ट निकालू कि SWP। अगेन क्वेश्चन वहीं पे आता है, आपका गोल क्या था? गोल क्या था? अगर आपकी गोल ये था कि किसी चीज की डाउन पेमेंट करनी है, मेरे बेटे अभी एक फंड है, मेरे को पता है वो मेरे बेटे के जब वो 18 का होगा, आज वो 10 का है, जब तक वो 18 का होगा वो फंड 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। ये वोटिक, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस। तो ये 1.5 करोड़ की है उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एजुकेशन में हो उसके एजुकेशन के लिए। पर अगर उस दिन मेरे को 1.5 करोड़ नहीं लगे, मेरे को 50 लाख लगे, तो बचे हुए 1 करोड़ को मैं क्या करूंगा, मैं डेट फंड में डाल दूंगा, सेव कर दूंगा, और उसमें से नई SIP क्रिएट करूंगा। इस फंड का जो काम था उसको धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरा काम पूरा कर दिया, और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को रीएलोकेट करना है, क्योंकि मेरा गोल अचीव हो चुका है। अब फुल विड्रॉ करें तो ये एक सिनेरियोज हो गए कि आपका गोल था, आपकी बेटी की शादी थी, आपको गोल्ड खरीदना था, उसने आपने की थी, आपको वेंडर को पैसे देने थे, उसके लिए बीच में मुझे सवाल आया। आपने कहा कि मानो मेरे को ये था कि बेटी की शादी के लिए मुझे गोल्ड खरीदना है। अब देखो जैसे अभी की ही बात ले ले, पिछले 4-5 महीने से लगातार मार्केट डाउन चल रहा है, तो इसका असर NAV पे भी होगा ही होगा, नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। तो बस ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मान लो बेटी किसी की शादी 3 महीने बाद है और वो चाह रहा है कि यार पैसे तो मुझे चाहिए, अभी मार्केट 10,000 डाउन हो गया है, सारी देख भी रहा है कि सिग्निफिकेंटली अमाउंट कम हो गया है, तो क्या उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए या खरीद लेना चाहिए? क्या करे? ये थोड़ा सा ना डाइसी सा सिचुएशन हो जाता है डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, ये बताइए। देखिए अभी वापस आते हैं, किसी ने भी बेटी की शादी के लिए ऐसे प्लान नहीं किया होता। ठीक, अगर बेटी की शादी के लिए आपने प्लान किया होगा तो यानी 15 साल का अवधि होगी। अब 15 साल की अवधि होगी तो आपने 10 रुपए का यूनिट आपका हो गया होगा इस टाइम तक, समझो 1500 तो नहीं, मैं कहूंगा 300 भी हो गया। चलो 300, ठीक है, तो 30 गुना हो गया। अब वो 300 से करके 250 आ गया तो कौन सा आप लूट रहे हो? अच्छा, मतलब ज्यादा लोभ करने की बात नहीं, ये मत सोचो कि 300 की जगह अगर 250 आ गया तो घाटे में आपने आपका काम पूरा हुआ क्या? आपका काम लेफ्ट और राइट थोड़ा सा हो सकता है। मैंने वापस बोला ना कि आपने 15 साल सोचा था, हो सकता है वो 14 या 16 होगा। आपने सोचा था मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे 2 करोड़ चाहिए, वो 1 करोड़ 80 लाख हो गए, तो इतना मत सोचो फिर। अच्छा, अगर आपको लगता है नहीं आप ऑप्टिमाइज करना है, तो सर इस दुनिया का सबसे इजी तरीका अगर लोन का कोई है तो वो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है। आप आज के दिन इतनी एप्स हैं, आप सीधा उनको कनेक्ट करके बता दो मेरे पास इतने का म्यूचुअल फंड है, आपके घर पे आके कैश लेके जाएंगे। अच्छा, 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में कैश क्रेडिट है। आपने बोला मेरा 1 करोड़ 80 लाख का म्यूचुअल फंड है, वो देखेगा, चेक करेगा अपने कितना इक्विटी है, कितना डेट है, वो सब चेक करेगा। अगर समझो फुल इक्विटी भी है तो 90 लाख रुपए का लोन आपके हाथ में, क्या पैसे ले लो तो आप उसमें से ले लो थोड़े समय के लिए, अगर आपको लगता है तो अब हमारे पास है ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। पर्पस, प्लानिंग, टाइमिंग, तीनों को मिक्स कर दो तो इस मार्केट में भी नुकसान उठाने वाला सिचुएशन आपके लिए नहीं आता। और सर कभी कभी क्रैश होते हैं, उतना तो आपको फैक्टर करके चलना ही पड़ेगा। वो तो किसी के साथ भी हो। अभी 2020 में हुआ 25% नीचे गिरा, पर विद इन 6 मंथ्स सब कुछ रिकवर हो गया। अब मैं उस पर भी आऊंगा कि भाई जब मान लो सपोज करो जब हमने देखा कि 2 साल पहले अचानक से एक रिपोर्ट आई, अडानी के शेयर्स क्रैश हो गए। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, अरे यार अभी गिर गया 3,000 का शेयर 1200, 1400, 1300, 1500 में मिल रहा है, खरीद लो। और जिसका था वो डर गया, कुछ बेचने भी लगे लोग। इस तरह की सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हो कि होल्ड करो या बाई करो, क्या करेंगे? सर देखिए, मैं ऐसा सेट कि मैं कभी भी डायरेक्ट स्टॉक करता हूं, बिल्कुल, तो मैं सोचता ही नहीं हूं ये सारी चीजें। ठीक है, पर मैं एक चीज मानता हूं, और ये ह्यूमन बिहेवियर का बहुत बड़ा पार्ट है, कि अगर एप्पल के शोरूम में नया फोन आता है तो लोग लाइन लगा के प्रतिस्पर्धा तो लोग लाइन लगा के प्रतिस्पर्धा करके, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ फुल हिंदी बोलूं, मजा आता है मेरे को हिंदी बोलने में, बहुत मजा। तो लोग लाइन लगा के प्रतिस्पर्धा करके फर्स्ट आऊंगा, मेरे हाथ में सबसे पहले वो मोबाइल होना चाहिए, राइट। उसके लिए वो 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। यही एप्पल का शेयर 5% गिर जाता है तो वो छूते भी नहीं है, या फिर होता है तो बेच देते हैं। तो ये मानसिकता ना आदमी को अमीर नहीं बनने देती। एक बंदे ने एनालिसिस करी कि जब आईफोन लॉन्च हुआ तब अगर आपने उतना ही पैसा आईफोन के शेयर में डाल दिया होता, अच्छा, तो आज 16 आईफोन लॉन्च हो गए, और 2009 में पहला आईफोन आया था, 15 साल हो गए आज।
15 साल में आपके पास $1 मिलियन होते हैं उस पैसे को डाल के। $1 मिलियन, अगर आपने फोन की जगह फोन के साथ साथ भाई फोन भी ले लिया, ये भी ले लिया। हाँ, मतलब उतना ही पैसा, उतना ही पैसे का शेयर भी ले लिया भाई। जिस चीज का पदार्थ ले रहे हो उसी चीज की तो कंपनी बढ़ेगी ना आगे जाके। मैं एक भरोसा है तभी तो आप खरीदते हैं आईफोन। मतलब कोई भी मैं जानता हूँ इतने लोगों को जानता हूँ जो आईफोन 1 से लेके 16 सारे ओन करते हैं, दुकान लगा देते हैं घर पे, देखो हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हाँ, मैं भी जानता हूँ। तो पॉइंट ये है कि तब आप अगर मतलब इतना सिंपल है पैसा बनाना, और ये मानसिकता का खेल है सर सारा। आज हम क्या करते हैं, अगर आप मुझसे पूछो संजय जी आप क्या करते हैं, एक तो मेरे म्यूचुअल फंड का चलता है SIP, एक हम ETFs होता है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिसे कहते हैं, उसमें हम हर दिन सर बिना नागा दोपहर को 3:15 बजे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे 10 फंड है उसको अरेंज करते हैं ETFs को, जो गिरा होता है उसको खरीद लेते हैं रोज। अब कितना गिरा कितना डालना है वो हमारे एक रूल सेट है। वो तो रूल भी सेट और पॉकेट भी। हाँ, वो पॉकेट के हिसाब से रूल सेट किया है कि भाई मैं महीने का इतना डाल सकता हूँ, समझो मैं महीने का ₹1,00,000 डाल सकता हूँ ETF में, तो ₹1,00,000 कैसे डिवाइड होगा वो हमने तय करके रखा हुआ है। तो ये ₹1,00,000 सपोज करो 1 मिनट के लिए किया, किसी की आमदनी अगर X है तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बचत, सेविंग्स जो आपने डाला, चाहे म्यूचुअल फंड में डाला, ETF में डालो, किसी में भी डालो, वो कितना % पैसा आप चाहते होना चाहिए आदमी? सर लाइफ को ना थोड़ा बकेट्स के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्या भारत में ना वो स्टैंडर्ड रूल नहीं चलते US वाले 50-30-20 इजीली नहीं चलते। तो या तो आप ऐसे सोचो कि आपकी 50,000 की तनख्वाह है तो 50 नहीं वो 40,000 की तनख्वाह है, पहले ही 10 माइनस कर दो। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना सर, वो अपनी आंखों के सामने से पैसा माइनस कर देते हैं। अच्छा, मैंने जितने व्यापारियों के साथ, अच्छे व्यापारियों के साथ काम किया है, जहां मैं किनको कंसल्ट करता हूं, मैं उनके पैसे गायब करवा देता हूं। अच्छा, है ही नहीं, ऊपर से ही गायब कर देते हैं। अच्छा। जो मेन रेवेन्यू अकाउंट है उसमें से हम खींच के कहीं और डाल देते हैं। सर लोग TDS टाइम पे नहीं भर पाते, GST टाइम पे नहीं भर पाते, क्योंकि उस दिन उनके पास कैश फ्लो नहीं होता। बिल्कुल, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, फिर उस दिन वो हेल्टर स्केल्टर करते हैं, डीले करते हैं, सरकार को ब्याज देते हैं, अपना नाम खराब करते हैं, क्योंकि आप अगर कंप्लायंस में खराब करते हो तो आपका नाम खराब होता है ना। कल को जाके आप पब्लिकली फंड रेज करोगे तो 4 बार दिखता है भाई ये कंप्लायंस नहीं है, फिर वो फितरत दिखती है ना इंसान की। बिल्कुल, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, राइट, है ना। राइट। तो मैं उनको कहता हूं कि आप इस पैसे को माइनस करो, माइनस आपका है नहीं ना, सरकार के पैसे पे आप मजे नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप अपनी 50,000 की तनख्वाह थी उसके 10,000 साइड ही कर दो। मेरी है ही 40,000, मुझे घर 40 में चल रहा है, और ये दिमाग बड़ी जबरदस्त 20% माइनस करवा। हाँ, मैंने शुरू में 20% माइनस कर, ठीक है, ये तो चला गया निवेश की तरफ चला गया। अब आप एक और चीज क्या कर सकते हो, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, मतलब इनकम में से 20% पैसा आप आंखों के सामने से हटा ओझल कर दो। 25,000 है तो 20,000 कर दो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा इसमें ना, फिर आपका खर्चा ही 20,000 में निपट जाएगा। अगर आप अपने आप को 25 दोगे तो खर्चा 25 में निपटेगा। भाई मैंने इतने लोग देख लिए जिनकी तनख्वाह 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना है, कम तो नहीं है, वो भी नहीं गुजारा कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनकम बड़ी दिखती है कोई ना कोई EMI आ जाती है। भाई आज चलो मर्सिडीज ले लेंगे, चलो अब हम एक काम करते हैं यहाँ चले जाते हैं, यूरोप का ट्रिप मार लेते हैं, कोई बाइक ले लेते हैं, कोई अच्छी पार्टी थ्रो कर देते हैं। बच्चे की पार्टी पिछली बार हमने वो बैंक्वेट में की थी, इस बार 5 स्टार में करेंगे। तो वो अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू बड़ा दिख रहा होता है। और यहीं अगर वो गायब कर दे पैसा तो कुछ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को वो कम करेंगे। दूसरा है, आप जल्दी में जिंदगी में शुरू में, जैसे सर हम कहते हैं गाड़ी में सब जब आप बैठते हो तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सीट बेल्ट पहनते हो। वैसे जिंदगी शुरुआत जैसे ही करते हो आपको सीट बेल्ट पहननी है। जिंदगी आपके साथ 3 बड़े धमाके कर सकती है। पहला, आपकी आमदनी खत्म कर सकती है, आपका जॉब व्यवसाय खत्म हो सकता है, ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड, आपकी हेल्थ खराब कर सकती है, बिल्कुल हेल्थ। और तीसरा मृत्यु। ठीक है, बिल्कुल। तो आते हैं तीनों को सोल्यूशन दे देता हूँ। हाँ। ये गोल्डन सोल्यूशन है, मैं चाहूंगा कि सब लोग नहीं, आज ही बिल्कुल इस्तेमाल करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को इतना बता दो कि आप इनमें से क्या कर चुके हो, क्या नहीं कर चुके हाँ, हो, बिल्कुल। इतना भी बता देना। 3 चीजें बस। अब आता है सर, नौकरी चली गई, व्यवसाय चला गया, सैलरी बंद हो गई। मेरा एक फ्रेंड सर 45 साल की उम्र का, कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 महीने पहले फोन आता है, बहुत अच्छी तनख्वाह, 3.5 लाख रुपए महीना, और पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा प्रोसेस चला था। वो प्रोसेस बंद हो गया, जॉब चली गई। जॉब चली गई तो मेरे को फोन किया था कि जॉब में हेल्प कर। ठीक है, मैंने CV भी दिया, कुछ हमारे भी इतना नहीं था कि कनेक्ट हो पाया। 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर से फोन आया, मतलब क्या वो लगी, बोलते नहीं बट कुछ उधार दे सकते हो क्या? मतलब किस बात का उधार? तो बोलता है वो परेशानी हो रही है, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा, रेंट नहीं भर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ऐसे नहीं कर। तो मैंने बोला कि भाई साहब 45 के आप हो, 22 की उम्र से काम कर रहे हो, 23 साल हो गया आपको काम करते हो, 3.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, आपके पास 6 महीने का रनवे नहीं है, मतलब आपका खर्चा 1.5 लाख होगा, 1.5 लाख इंटू 6, 9 लाख, 10 लाख रुपए, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, वो भी इतनी ज्यादा तनख्वाह पे भी। तो चुप था। मैंने बोला कोई SIP करी होगी, कुछ किया होगा तो उसको तोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, या उसके अगेंस्ट लोन ले लो। नहीं जी वो भी नहीं है। फिर मैंने किया क्या, बोलते एक घर ले लिया था, वो बिल्डर ने दिया नहीं, उस पर EMI चल रही है, घर मिला नहीं, मैं घर बेच नहीं पा रहा, और अभी भी EMI दे रहा हूँ और रेंट भी दे रहा हूँ। तो एक इन्वेस्टमेंट करी, वो भी फंस गई। तो पॉइंट ये सर कि इमरजेंसी फंड लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग मिस कर जाते हैं। बिल्कुल, मैं पूछने वाला था, आपने अच्छा क्लिक पहले ही बता दिया। हाँ, तो ये सीट बेल्ट है आपकी लाइफ की। इमरजेंसी फंड आपका सीट बेल्ट हो गया, और उसके लिए आपने बताया कि हाँ इमरजेंसी फंड, राइट। तो अब ये मिनिमम 6 महीने, नहीं तो 12 महीने हो तो बहुत अच्छी बात है। 12 महीने का रनवे अगर आपके पास है फिर तो आप आ जाओ, तो कुछ ना कुछ हो ही फिर तो जाएगा। आपको कुछ, भाई 12 महीने तो बहुत होते हैं। जिस दिन आपकी नौकरी गई, आप 12 महीने का रनवे, तो पहले 15 दिन तो आप छुट्टी लो, माइंड को शांत करो, अपॉर्चुनिटी देखो, स्किल डेफिसिट देखो, कौन सा नया कोर्स करना है वो देखो, फिर लगो ना काम पे। आपके पास तो 12 महीना है भाई, जितनी रनवे होता है उतना आपको सांस लेने को टाइम मिल जाता है। सेकंड आता है हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो।
ये लोग कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड करते हैं कि मेरी कंपनी लेके देगी 2 लाख रुपए का। अरे 2-3 प्रॉब्लम है। तो 2 लाख रुपए में ना आप कुछ नहीं होता, राइट। छोटा सा भी ऑपरेशन हो 3-4 लाख कहाँ साफ हो जाता है पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड चीज है कि जो कंपनी लेके देती है, जैसे कि आप कंपनी छोड़ोगे तो वो इनवैलिड हो जाती है। अगर आप खुद की पर्सनल लोगे ना तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। मैंने 20 लाख की ली थी कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले। 30-40 में बदल गई होगी, अभी 60-65 के आसपास हो गई है। हर साल नो क्लेम बोनस मिलता जाता है, एनसीपी बढ़ता रहा। तो ये मेरा एसेट है। दैट इंश्योरेंस इज माय एसेट टुडे। यानी इमरजेंसी फंड का आपने इंतजाम कर लिया, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, आपने अपने हेल्थ के लिए इंतजाम कर लिया, हेल्थ एक्सचेंज से कुछ इस तरह का है तो वो हो गया, तो फिर तो रेगुलर खर्चा है। फिर आप करो। फिर करो। हाँ। फिर तीसरा जो है वो है कि भाई अगर आपके ऊपर आपके परिवार का किसी प्रकार की लायबिलिटी, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनकी लायबिलिटी को माप लो कि भाई मेरे जाने के बाद 10 साल के लिए इनको कैसे जीवन जीना होगा। क्या मैंने कोई होम लोन लेके रखा है तो वो जोड़ लो। उसके बाद आप जोड़ लो कि भाई क्या मैंने कोई इनको 10 साल के लिए इनकम कितनी चाहिए होगी, वो जोड़ लो। उसके हिसाब से मेरे बच्चों के दोनों की पढ़ाई के लिए अमाउंट चाहिए, वो जोड़ लो। जो अमाउंट आता है उतने की इंश्योरेंस ले लो। समझो आप आज महीने साल का 10 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, आपके ऐसे लायबिलिटीज, आपको लगता है जी मेरे को 1-1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहिए ताकि सब कुछ मैनेज हो जाए ठीक से, तो ले लो 1.5 करोड़ की इंश्योरेंस। आप चूंकि मकान की बात अभी कर रहे थे ना, ये बड़ा है क्योंकि आपने एग्जाम्पल भी जो दिया कि भाई ऐसे गया मकान उसका फंस गया। अब क्या है कि पहले की सोच और अब की सोच में फ़र्क है। हमारे जो पेरेंट्स थे उनके टाइम पर था नौकरी की, जब रिटायर हुए पैसा आया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, और उसके बाद जीवन जो 60 में रिटायर, उसके बाद जो भी 15 साल 20 साल 30 साल रहना है उसमें आराम से अपना जीवन, पेंशन भी मिल रही है। अब सोच उलट गई। अब क्या है कि 20-25 साल की उम्र में घर भी ले लिया, गाड़ी भी खरीद ली, सबकी EMI चालू हो गई। आप मुझे सजेस्ट करो कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय अ होम और हाउस। सही टाइम क्या है? EMI पे घर को खरीद लेना चाहिए और उस EMI के बोझ के तले हमेशा टेंशन में रहना चाहिए, या फिर पुराना फंडा जो था या आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसा हो जाए तब जाके घर खरीदना चाहिए? देखिए सर, मेरा पर्सनल रूल जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो लोग नहीं, वो फॉलो नहीं। भाई संजय जी जो कुछ भी बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बे से बता रहे हैं, और ये इनकी सलाह है, निजी राय है। ये आपको ये नहीं कह रहे कि मैंने जो किया वो जिंदगी में आप भी करो। आप अगर हमसे ज्यादा ज्ञानी हो तो आप अपने हिसाब से चला लो। मैं वो चीज बता रहा हूँ जो मैंने किया और उससे मुझे जो हासिल हुआ। राइट सर, देखिए सबके इक्वेशन लाइफ के अलग होते हैं और उस इक्वेशन से ही आदमी बनता है। बिल्कुल। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो जिस घर पे मैं बॉम्बे में, मेरे फादर का घर है, उसमें उस दिन मैं उस घर को उधार के साथ भी नहीं खरीद सकता था। अच्छा। अगर मैं उधार लेने जाता बैंक के पास तो बैंक इतना उधार भी नहीं देता मेरे को, मेरी इतनी तनख्वाही नहीं थी कि मैं अपने फादर का घर खरीद पाता। 2008 की बात कर रहा हूँ। ठीक। आज 2024 है, 25 है, अब तो 25 चालू गया। मैं उसी घर को अपने कैश इन बैंक से, जो मेरे पास वेल्थ है, उससे 5 बार खरीद सकता हूँ। अच्छा। तो मेरा घर जिस तेजी से बढ़ा उससे कहीं ज्यादा तेजी से मैं बढ़ा, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि जितना मैं अपने दिमाग पे निवेश करूंगा, जितना मैं तेजी से बढ़ूंगा, उतना ही मैं ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा। अच्छा। ठीक है। अगर मैं वो पैसा रोक के घर पे डाल देता तो मैंने जो शुरू में कोर्सेज किए वो मैं नहीं कर पाता। मैंने जिस स्पीड से जॉब्स में जंप लिया मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को हमेशा डर होता मेरी अगले महीने EMI है। तीसरा, मैं जब मैंने जॉब स्विच मारा और दिल्ली आया, मैं वो डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि मेरा बॉम्बे में घर होता, फिर मेरा सर दर्द होता, उसका रेंट वेंट। तो मैंने ना उस चीज को अपनी आंखों के सामने देखा, उस अनईजीनेस को अपनी आंखों के सामने देखा। EMI का। हाँ। तो मुझे ना थोड़ा सा इससे परहेज है। बाकी भारत में क्या है कि आपको बहुत कम रेंट पे घर मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने दिल्ली में जब आया था 2014 में, एक सोसाइटी में, बेस्ट सोसाइटी ऑफ साउथ दिल्ली में मैंने घर लिया था, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। अभी आप अपने घर में रहते हो? रेंट पे रहते हो? घर खरीद सकते हो बावजूद इसके आप रेंट पे रहते हो? बिल्कुल। जब आप कोई चीज कर सकते हो और वो नहीं करते, उसे ताकत कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब आया सर 2014 में दिल्ली, तो मैं बेस्ट सोसाइटी में था, RK-पुरम में। 2 बेडरूम का घर मेरा 38,000 रुपये भाड़े से स्टार्ट हुआ। 40 गया, 42 गया। जैसे 42 गया, मैंने ओनर को बोल दिया मैं जा रहा हूँ, उसने वापस 38 कर दिया। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अच्छा टेनेंट हूँ, टाइम पे पैसा दे रहा हूँ, धमाल नहीं मचा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं कर। सर कट टू टुडे, आज 2025 है, 11 साल हो गए, मैं उससे बेटर लोकेशन में आ गया, ईस्ट ऑफ कैलाश में। मानोगे आप? बिल्कुल बेटर लोकेशन। अब मैं एक प्रॉपर घर जो होते हैं उसमें बिल्डर फ्लोर में, जो मुश्किल से 5 साल पहले बनी है। ठीक है। 3 बेडरूम का घर है, 200 गज का, 1600-1700 स्क्वायर फीट का, और मेरा भाड़ा 75,000 है सर। तो 10 साल पहले आप 2 बेडरूम का 40,000 देते थे, आज 75। आज 10 साल बाद 3 बेडरूम का बेटर लोकेशन में 75,000 रुपए थे, और वो घर है 4.5-5 करोड़ का। 4.5-5 पूरे आराम से हो गए। ठीक है, 200 गज का घर है, ईस्ट ऑफ कैलाश, प्राइम लोकेशन। तो मैंने कभी अपने एड्रेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो उस एड्रेस को मुश्किल से 1.5-2% पे ले रहा हूँ, और बचा हुआ पैसा मैं घुमाऊंगा बढ़िया से फुल स्पीड में। तो मुझे लॉजिकल नहीं लगा अभी तक। तो मेरी मम्मी भी बहुत नाराज होती है मेरे पे, बेटा घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला एक ही चीज बोली कि जिस दिन मेरा कॉर्पस का 20% में मैं एक अपना मनचाहा घर ले पाऊंगा, उस दिन मैं घर ले लूंगा। तो उन्होंने बोला तेरा कॉर्पस का टारगेट क्या है? फिर मैंने एक नंबर दिया, मैं इतना, मतलब बोलती ठीक है मैं बस एक ही पूजा करूंगी कि तेरे को कॉर्पस मिल जाए। मतलब चलो अच्छा है, मम्मी को भी अब क्लैरिटी हो गई, गोल क्लैरिटी हो गई। कॉर्पस का कितने %? 20%। यानी कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेंट पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है,
अच्छे लोकेशन पे अच्छा पैसा दे के रह लो, और जो चाहते हो कि ऐसा घर मेरा होना चाहिए, तो अपना कॉर्पस बनाओ, चाहे आप स्किलिंग करके बनाओ, इन्वेस्टमेंट करके बनाओ, जैसे भी बनाना है, पैसा इतना जमा करो कि उसका 20% पे तुम्हारा वो मकान आ जाए। जिस दिन ये सिचुएशन आती है उस दिन घर खरीदो। ठीक है, अब ये हो गया एक इक्वेशन, ये है आइडियल इक्वेशन। आइडियल इक्वेशन। अब आप ये समझिए कि इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने अपने ऊपर प्रेशर बनाया कि मेरे को अपनी इनकम बढ़ानी है। राइट। इससे मैंने अपने लाइफ का स्ट्रेस खत्म किया कि मुझे ईएमआई देनी है। वो तो जीरो हो गया। वो तो जीरो हो गया। आज मुझे 75,000 का घर है, खुदा ना खास्ता मेरी इनकम कम हो जाए तो मैं 30,000 में चला जाऊंगा। मेरा क्या जाता है, मेरे को तो बोरिया बिस्तर उठा के जाना है। ठीक है, प्रॉब्लम तो ओनर की है। तो अच्छा, ओनर भी देखो कैसे होते हैं, जैसे ही इज अ वेरी जेंटलमैन ओल्ड व्यक्ति हैं। तो मैंने अगस्त 2022 में घर लिया, तब 70,000 किराया था, 2 साल का लॉक इन था, 2 साल मेरा रेंट नहीं बढ़ने वाला था। तो अगस्त 2024 तक मेरा रेंट ही नहीं बढ़ा। ठीक। और फिर जब बढ़ा तो 75,000 करा उन्होंने। ठीक है। उन्होंने बोला 77 करते, मतलब 75 करते, वो मान गए। अब 2 साल के लिए फिर से लॉक इन है। तो इफेक्टिवली मेरा 4 साल में रेंट 70,000 से 75,000